हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 किसका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया के अंदर जो मेनली रिप्रोडक्शन होती है वो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए अगर बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ट्रू नहीं होती, लेकिन होती तो है। तो बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिससे हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, जैसे कि बाइनरी फिजन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कौन सी है, बाइनरी फिजन है। बैक्टीरिया में कौन सी है, बाइनरी फिजन है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं। कौन कौन से, ओइडिया बनाते हैं, कोनिडिया बनाते हैं, एंडोस्पोर बनाते हैं और स्पोरेंजियो स्पोर बनाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं बाइनरी फिजन की। जब भी हमारे पास, हमारा मतलब बैक्टीरिया के पास फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो फेवरेबल कंडीशन किसको बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मॉइस्चर, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स। तो उस टाइम पे बैक्टीरिया रिपीटेडली बार बार फिजन करते रहते हैं और एक लार्ज कॉलोनी बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, सेल्डम मतलब कभी कभार, ऐसा कभी कभार होता है, अक्सर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये प्रोसेस जो है बाइनरी फिजन की वह जल्दी ही स्लो डाउन हो जाती है और अल्टीमेटली स्टॉप हो जाती है। क्यों, क्योंकि या तो स्पेस की शॉर्टेज हो जाती है, या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, या फिर बैक्टीरियोफाज कहीं ना कहीं से आ जाता है और वो बैक्टीरिया को अटैक करना शुरू कर देता है। तो इन कुछ कारणों की वजह से जो बाइनरी फिजन है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलती, राइट। अच्छा, बाइनरी फिजन की एक बार बात कर लेते हैं कि जो बाइनरी फिजन होती है बैक्टीरिया में वो एमाइटोटिक टाइप की होती है। माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में क्या होता है, देखिए जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है या फिर बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड को क्रोमोसोम भी कहा जा सकता है, राइट। हाँ, इसको कहा जा सकता है, क्या जरूरी नहीं कि उस क्रोमोसोम कहेंगे ही, लेकिन क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट उसको माना जाता है। सबसे पहले उसकी रेप्लिकेशन होती है और एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम से दो बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जब ये डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ग्रीक लेटर थीटा जैसा स्ट्रक्चर बनता है। और इसे रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। और ये रेप्लिकेशन का जो मॉडल है ये दिया था कैरन ने, इसलिए हम इस मॉडल को बोलते हैं कैरन्स थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। और उसके बाद हमारे पास मीजोसोम डिवीजन एंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होगा, जहाँ पे मीजोसोम और डीएनए आपस में अटैच होते हैं वहाँ पे मेम्ब्रेन की सिंथेसिस शुरू हो जाती है। और मेम्ब्रेन की सिंथेसिस शुरू हो जाने से क्या होता है, जो दो मीजोसोम है, दोनों मीजोसोम एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। तो एक मीजोसोम के साथ एक न्यूक्लियोइड और दूसरे मीजोसोम के साथ दूसरा न्यूक्लियोइड अटैच हो जाता है और आगे चल के क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होने लग जाती है। क्रॉस वॉल फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे अंदर की ओर इन्वेजिनेट करती है, धीरे धीरे वो और ज़्यादा अंदर जाती रहती, कब तक, जब तक दोनों आपस में मिल नहीं जाते, तब तक वो अंदर जाती रहती हैं। और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उनके बीच में सेल वॉल का जो मटेरियल है वो डिपॉजिट हो जाता है और फाइनली दो सेल बन के तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से क्रॉस वॉल फॉर्मेशन और बाइनरी फिजन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है देख लेते हैं। देखिए एंडोस्पोर के अंदर आप इस डायग्राम को समझो, पहले इस डायग्राम को समझ लिया तो ये टॉपिक खत्म है ना। डायग्राम ही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंडोस्पोर के सेंटर में जो आपको दिख रहा है वो है इसका न्यूक्लियोइड। क्या है, इसका न्यूक्लियोइड है। और न्यूक्लियोइड कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। तो इसके सराउंडिंग में ऑब्वियस सी बात है कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। अब साइटोप्लाज्म में डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, कैल्शियम है, मैंगनीज है, कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड भी है, राइट। याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियोइड होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है इन दोनों को मिला के बोलते हैं सेंट्रल कोर। क्या बोलते हैं, सेंट्रल कोर। अब ये जो हमारे पास मटेरियल है इसकी एक क्या होगी, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कोर वॉल होगी जो कि अपने आप में एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, और इस डेलिकेट मेम्ब्रेन के बाहर काफ़ी मोटी, देखो कितनी मोटी लेयर है, ये काफ़ी मोटी एक लेयर होती है जिसके हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कोटेक्स होती है, मच थिकर होती है, इसकी लो डेंसिटी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, प्लस कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड से बनी होती है। ओके, तो कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड है वो एंटीकोएगुलेंट होता है और रेजिस्टेंट होता है हीट के लिए, रेजिस्टेंट होता है हीट के लिए, राइट। अच्छा, तो इस कोटेक्स के बाहर आपको ब्लू कलर की एक लेयर मिल रही है, इसको हम बोलते हैं स्पोर कोट। स्पोर कोट भी थिक लेयर होती है, इम्परमिएबल होती है, स्मूथ, ग्रूव्ड और रेज्ड इनटू रिजेस भी होती है, और सबसे बाहर होती है एक्सोस्पोरियम, राइट। तो ये जो है ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, ये है एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर, राइट। तो एंडोस्पोर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई। कंप्लीट जो सेल होता है, कंप्लीट जो बैक्टीरिया होता है वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन नहीं करता। बेसिकली एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता कौन है, बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, बैसिलस बैक्टीरिया वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली पूरा जो बैक्टीरिया है वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन नहीं करता है। एक्चुअली होता क्या है भाई, देखो ये जो हमारा पूरा बैक्टीरिया है ना, पूरा बैक्टीरिया उसका एक हिस्सा जिसके अंदर आपका न्यूक्लियोइड भी आ जाएगा, जिसके अंदर आपका न्यूक्लियोइड भी आ जाएगा, है ना। मान लो कि इतना हिस्सा की हम बात कर रहे हैं, इस हिस्से को छोड़ दो। अब ये जो हिस्सा है ये अपने ऊपर एक स्पोर कोट बनाएगा। क्या बनाएगा, अपने ऊपर एक स्पोर कोट बनाएगा, जिससे कि एंडोस्पोर बन जाएगा, जिससे कि एंडोस्पोर बन जाएगा। तो पूरा सेल जो है वो एंडोस्पोर नहीं बनाता। तो पूरे सेल में से एक छोटा सा हिस्सा प्रोटोप्लाज्म का जिसके अंदर न्यूक्लियोइड भी आता है, और वो क्या करता है, वो डिहाइड्रेशन करता है, फूड को स्टोर करता है, और बाकी के पोर्शन से सेपरेट हो जाता है और अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है। तो इससे क्या बन जाता है, इससे स्पोर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पोर, राइट। ओके, ये हाईली रेजिस्टेंट होता है डेसिकेशन के लिए, यानी कि बाहर कितना भी सूखा, कितनी भी गर्मी पड़े, ये डैमेज नहीं होता। केमिकल से डैमेज नहीं होता, रेडिएशन से भी डैमेज नहीं होता। अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये बनता है, ठीक है। जैसे कि एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर खत्म हो जाए तो स्पोर अपने आप को, बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करता है, राइट। अच्छा, ये प्लस 100 डिग्री सेल्सियस से माइनस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, अगर मान लो कि आप, जैसे हम दूध को पाश्चराइज करते हैं ना, तो मान लो कि आप पाश्चराइजेशन कर रहे हो, तो पाश्चराइजेशन अगर आप कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ एंडोस्पोर प्रेजेंट है, तो एंडोस्पोर उस पाश्चराइजेशन से भी डैमेज नहीं होते। अच्छा, इसकी जो शेप है ना, इसकी जो शेप है, देखो मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, ये शेप जो है ये ओवल शेप भी हो सकती है, ये ओवल शेप भी, देखो ये एंडोस्पोर है, बाकी का पोर्शन एंडोस्पोर है, ये वाला एंडोस्पोर नहीं है, ये एंडोस्पोर नहीं है, ये वाला पोर्शन एंडोस्पोर है, और ये ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। अच्छा, इसकी जो पोजीशन है पूरे बैक्टीरिया के अंदर, इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या हो सकती है, वो पोजीशन सेंट्रल भी हो सकती है। देखो सेंटर के अंदर एंडोस्पोर बना हुआ है, या फिर ये टर्मिनल तो हो ही सकती है, टर्मिनल तो हो ही सकती है। ये टर्मिनल होगी और ये क्या होगी, सेंट्रल, क्या होगी, ये सेंट्रल, राइट। तो ये सेंट्रल भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है पोजीशन इसकी, शेप ये ओवल और स्फेरिकल हो सकती है। अच्छा, अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगी, यानी कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा, स्पोर कोट रप्चर हो जाएगी और बैक्टीरिया वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया वापस बाहर आएगा और फिर से वो अपनी लाइफ प्रोसेसेस को शुरू कर लेगा, राइट। अच्छा, एंडोस्पोर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको जानिए। देखो, जब एंडोस्पोर बना था तो उसके अंदर एक ही बैक्टीरिया गया था, तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया गया था, राइट। एक बैक्टीरिया ने एंडोस्पोर बनाया, और जब एंडोस्पोर टूटा तो वहाँ से कितने बैक्टीरिया बाहर निकले, वहाँ से एक बैक्टीरिया ही बाहर निकला, राइट। तो भाई एक बैक्टीरिया इस एंडोस्पोर में गया था और एक बैक्टीरिया यहाँ से बाहर निकला, तो इसको रिप्रोडक्शन तो कह नहीं सकते ना। रिप्रोडक्शन में तो नंबर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ तो कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली पेरिनेशन हो रहा है। क्या बेसिकली पेरिनेशन हो रहा है। पेरिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई बाहर जो है एनवायरमेंटल की जो कंडीशन है वो कैसी है, अनफेवरेबल कंडीशन है, और अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए जब तक फेवरेबल कंडीशन वापस नहीं आती तब तक अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में ज़िंदा रखने की जो टेक्निक होती है उसे हम बोलते हैं पेरिनेशन। तो जो एंडोस्पोर है वो क्या करता है, वो पेरिनेशन करता है। एंडोस्पोर पेरिनेशन का मेथड है, ना कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन का। ओके, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन 3 प्रकार का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे
जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। जीन्स जब ट्रांसफ़र होते हैं न्यू जेनेटिक मेकअप बनता है, इसलिए इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। देखिए बैक्टीरिया के अंदर नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना तो गैमीट फॉर्मेशन होता, ना गैमीट का फ्यूज़न होता, ना जाइगोट फॉर्मेशन होता। और प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक रिप्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक रिप्रोडक्शन, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और जिसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सोच के देखो, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं भी देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली कि वहाँ पे एक सेल का डीएनए दूसरे सेल में जाता है। तो जब दूसरे सेल में जाएगा तो डीएनए जो है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो हो रही है, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फ्यूजन नहीं हो रहा। तो ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह तो है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट है। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया, स्टेप्टोकोकस निमोनिया भी कह सकते हैं आप। वो दो प्रकार की स्ट्रेन होती है। इस निमोनिया का जो बैक्टीरिया है, इसकी दो स्ट्रेन हैं, एक है वायरुलेंट स्ट्रेन, एक है नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। वायरुलेंट स्ट्रेन को एस स्ट्रेन बोलते हैं और नॉन वायरुलेंट को आर स्ट्रेन बोलते हैं। यानी कि जो एस स्ट्रेन है वो निमोनिया कोज करती है, और जो आर स्ट्रेन है वो निमोनिया कोज नहीं करती। अब देखिए यहाँ पे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ऐसे बैक्टीरिया लिया, उसको हेल्दी माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। और जो माइस है वो निमोनिया की वजह से डेथ हो जाती है उसकी। अच्छा, उसके बाद उसने आर बैक्टीरिया लिया, उसको भी इंजेक्ट किया किसी हेल्दी माइस के अंदर, लेकिन माइस को निमोनिया नहीं हुआ और माइस सर्वाइव करता रहा। उसने क्या किया? उसने फिर से एस बैक्टीरिया लिया, लेकिन उसको हीट करके किल कर दिया। अब किल करने के बाद उसने फिर से इस बैक्टीरिया का इंजेक्शन दिया एक हेल्दी माइस को। तो हेल्दी माइस जो सर्वाइव करता रहा, उसको निमोनिया नहीं हुआ, उसकी डेथ नहीं हुई। फिर उसने सोचा कि जो एस बैक्टीरिया है जो कि हीट किल्ड है, वो तो माइस को किल नहीं करेगा, और ऐसे ही जो आर बैक्टीरिया है वो भी माइस को किल नहीं करता। तो उसने सोचा कि इन दोनों को अगर मिक्स करके मैं एक हेल्दी माइस के अंदर इसको इंजेक्ट करता हूँ तो वो माइस सर्वाइव करना चाहिए, उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एस क्या है? हीट किल्ड है। और आर क्या है? आर तो होता ही नॉन वायरुलेंट है। तो माइस को ना निमोनिया होना चाहिए, ना ही उसकी डेथ होनी चाहिए। लेकिन जब उसने इंजेक्ट किया तो देखा कि माइस की तो डेथ हो गई। अब इसने सरप्राइज़ कर दिया फोर्थ एक्सपेरिमेंट ने कि माइस की डेथ होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन माइस की डेथ हो गई। अब ऐसा जब हुआ तो उसने फिर माइस को क्या किया? उसकी ऑटोप्सी करी, है ना। तो ऑटोप्सी करी तो उससे देखा कि माइस के हार्ट में यहाँ पे मेंशन नहीं किया हमने, माइस के हार्ट में एस बैक्टीरिया उसको लिविंग मिला। माइस के अंदर इसको एस बैक्टीरिया लिविंग मिला। फिर उसके सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि एस बैक्टीरिया तो डेड था, हीट किल्ड था, फिर एस कैसे आ सकता है लिविंग पोजीशन में ना। फिर कहीं ना कहीं उसने एक आइडिया दिया कि भाई जो आर बैक्टीरिया है शायद वो एस में कन्वर्ट हो गया, अब ऐसा अगर हो सकता है तो कैसे? और सोचिए यह मान लो हमारे पास एक कल्चर मीडियम है। इस कल्चर मीडियम के अंदर हमने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया डाल दिया। जब हम हीट किल्ड करते हैं एस बैक्टीरिया को तो उसका डीएनए ना इस कल्चर मीडियम में आ जाएगा। उसके बाद हमने इसी मीडियम में आर बैक्टीरिया डाल दिया। तो जो बैक्टीरिया होगा वो इस कल्चर मीडियम में जो डीएनए है उस डीएनए को उठा के अपने अंदर ले जाएगा, राइट। और जो आर है वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब ये जो टेक्निक है, ये बात जो है ना। तो अब सोच के देखिए जो कल्चर मीडियम हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, तो कल्चर मीडियम की जगह पे माउस की बॉडी भी तो आ सकती है, माइस भी तो आ सकता है। तो माइस भी तो एक प्रकार का कल्चर मीडियम होगा। हमने जब इंजेक्ट किया तो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया कहाँ गया? माइस के ब्लड में गया, माइस की बॉडी में गया। तो माइस की बॉडी या माइस का ब्लड क्या है? एक प्रकार का कल्चर मीडियम है। और उसी के अंदर हमने आर बैक्टीरिया डाल दिया। तो माइस की बॉडी में, मान लो कि ये माइस है, माइस की बॉडी में जो एस बैक्टीरिया का डीएनए था वो डीएनए कहाँ चला गया? वो आर के अंदर चला गया, आर ने उसको उठा लिया। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि मान लो कि हमारे पास एक कल्चर मीडियम हो, उस कल्चर मीडियम के अंदर अगर कोई डीएनए है और बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया इस डीएनए को उठा के अपने अंदर ले जा सकता है, ओके। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, राइट, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन किसने दिया? लेडरबर्ग एंड टोटम ने दिया 1946 में। उसने बताया कि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। एफ पॉजिटिव को मेल बैक्टीरिया भी कहते हैं, एफ नेगेटिव को फीमेल बैक्टीरिया भी कहते हैं। एफ पॉजिटिव के पास ना देखिए बैक्टीरियल जीनोम यानी कि न्यूक्लियोटाइड दोनों के पास होता है, लेकिन एफ पॉजिटिव के पास एक प्लाज्मिड होता है। कौन सा प्लाज्मिड? एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का मतलब क्या है? फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड। ऐसा प्लाज्मिड जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर होता है उसे एफ प्लाज्मिड कहते हैं। जिस बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड होगा उसकी सरफेस पे आपको पिल्लाई देखने को मिलेंगे, और जिसकी सरफेस पे पिल्लाई देखने को मिलेंगी उसे हम मेल या एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और दूसरे को एफ नेगेटिव। तो दोनों आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो पिल्लाई की हेल्प से ये क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के दौरान जो हमारा एफ प्लाज्मिड है बैक्टीरिया में, ये रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन करके ये दो प्लाज्मिड बना लेगा। क्या बना लेगा? दो प्लाज्मिड बना लेगा। उनमें से एक प्लाज्मिड जो है वो एफ नेगेटिव में जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक प्लाज्मिड एफ पॉजिटिव में बचा और एक प्लाज्मिड जो है एफ नेगेटिव में चला गया। अब इसके बाद जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है वो हट जाएगी, और जो दोनों हमारे पास बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाएंगे? एफ पॉजिटिव हो जाएंगे, और दोनों के ऊपर आपको सेक्स पिलाई देखने को मिलेंगी। दोनों के ऊपर आपको सेक्स पिलाई देखने को मिलेंगी। गॉट इट? तो इस तरीके से एक बैक्टीरिया का जो डीएनए है, प्लाज्मिड है, वो दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से। इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, जो कि लेडरबर्ग और टोटम के द्वारा 1946 में दिया गया था। इसमें होता क्या है कि मान लो कि एशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है। एशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया क्या करेगा? ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया से एफ नेगेटिव बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे, जो कि सेक्स पिलाई के द्वारा बनती है, और यहाँ से एक एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया से एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में, और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया से फिर क्या बन जाएगा? एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बन जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट मेथड है हमारे पास सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया का, वो है ट्रांसडक्शन, जो कि जिंडर और डेडरबर्ग ने 1952 में दिया था। इसके अंदर उसने क्या बताया कि कुछ जो वायरस हैं वो वायरस ना न्यूक्लियर डीएनए के अंदर बैक्टीरिया के अंदर वो क्या कर सकते हैं? अपना जो डीएनए है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जो वायरस का डीएनए है ऑरेंज कलर का, वो बैक्टीरिया के ग्रीन कलर के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट होकर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये बैक्टीरिया अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे तो साथ साथ में वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट होगा, और उसके बाद जैसे ही वायरस का डीएनए देखो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उसको फाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फाज बोलते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया का डीएनए फाज का डीएनए एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? इस बैक्टीरिया को रप्चर करेगा, और यहाँ से बहुत सारे वायरस बाहर निकलेंगे। देखिए यहाँ पे जितनी वायरस बाहर निकलेंगे वो दो प्रकार के होंगे। एक तो नॉर्मल वायरस होंगे। नॉर्मल वायरस में क्या होगा? वो नॉर्मल वायरस के अंदर जैसा पहले आप स्टार्टिंग देखिए, जैसे ऑरेंज कलर का डीएनए था, अब भी इनके अंदर ऑरेंज कलर का ही डीएनए है। जैसे यहाँ पे ऑरेंज कलर का डीएनए था, यहाँ भी ऑरेंज कलर का डीएनए है। तो ये नॉर्मल वायरस बनेंगे और फिर से किसी दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान कुछ वायरस ऐसे भी बनेंगे जो अपने ऑरेंज कलर के डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया का भी कुछ ग्रीन डीएनए अपने साथ ले आएंगे। सारा नहीं, कुछ हिस्सा ले आएंगे। ऐसे वायरस को बोलते हैं एब्रेंट वायरस। क्या बोलते हैं? एब्रेंट वायरस। अब ये एब्रेंट वायरस फिर से ट्रांसडक्शन करेगा और फिर से अपने डीएनए को किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डालेगा। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास फिर से कोई दूसरा बैक्टीरिया है, उसका येलो डीएनए है। कैसा डीएनए है? येलो डीएनए है। तो ये ऑरेंज डीएनए किसका हुआ? जो ऑरेंज डीएनए जो है, ये ऑरेंज डीएनए हुआ हमारे वायरस का। और जो ग्रीन डीएनए आपको यहाँ पे देखने को मिला, ग्रीन डीएनए है ना, ग्रीन डीएनए, ये ग्रीन डीएनए किसका है? ये ग्रीन डीएनए ये उस बैक्टीरिया का है जिस बैक्टीरिया पे वायरस ने पहले अटैक किया था। तो एब्रेंट वायरस अपने डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया के कुछ डीएनए को अपने साथ ले आता है और उस बैक्टीरियल डीएनए को किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है। एक होती है जनरलाइज ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। जनरलाइज के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफाज है वो बैक्टीरिया के किसी भी डीएनए सेगमेंट को अपने साथ ले आएगा और उसकी आगे ट्रांसडक्शन कर देगा, जैसे कि T4 फाज करता है। स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफाज है वो एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए को ही अपने साथ लेके आएगा बैक्टीरिया से, और उसको आगे चल के किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन करेगा। लैम्बडा फेज ऑफ एशेरिशिया कोलाई। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है कि फाज एक बैक्टीरिया से डीएनए लेता है। देखो ये डीएनए है बैक्टीरियोफाज का,
ओके। और ये डीएनए है हमारे एक बैक्टीरिया का। अब ये ट्रांसफ़र करने जा रहा है, इसको ट्रांसफ़र करने जा रहा है एक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, दूसरे बैक्टीरिया जिसका डीएनए कैसा है, मान लो येलो कलर का न्यूक्लियोइड है, येलो कलर का न्यूक्लियोइड है। अब ये इसके अंदर ले तो गया, इसको अपने अंदर ले तो गया, लेकिन अंदर ले जाने के बाद इसने इसको अंदर ले जाने के बाद ये जो है डीएनए बैक्टीरिया का, ये इसके साथ इंट्रोड्यूस नहीं होता। जब तक ये पुराने बैक्टीरिया का डीएनए नए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंट्रोड्यूस नहीं होगा, तब तक ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा और 1-2 जनरेशन के बाद ये लॉस हो जाएगा। तो जब ट्रांसैक्शन लॉस हो जाती है ना, देखो वायरस ने तो अपना काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पुराने बैक्टीरिया का डीएनए नए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ नहीं मिल पाया, तो इसे हम बोलते हैं एबॉर्प्टिव ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज का, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सम यूजफुल बैक्टीरिया। देखिए यूजफुल बैक्टीरिया हमने पहले भी देखा था, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर, बेजरिंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, क्लेप्सिला। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सिम्बायोटिकली, राइजोबियम, फ्रेंकिया, ज़ेंथोमोनाज। कुछ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस रेमोसिस। विनेगार प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं जो जैसे कि एसिडोबैक्टर एसिटाई, ये विनेगार प्रोड्यूस करते हैं। कर्ड, चीज़ एंड यगर्ट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिस होता है। पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल बैक्टीरिया होते हैं जैसे सूडोमोनास पेटिडा होता है। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, बेसिट्रेसिन बनाने वाला बेसिट्रेसिन लैकेनिफॉर्मिस बैक्टीरिया होता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस और कुछ कौन से बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, क्या प्रोडक्ट बना के देते हैं हमें, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये हमने देखा यहाँ पे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको लगे होंगे। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट में पूछिए, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई यू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।